हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का अध्याय 15 बिशन की दिलेरी। दिलेरी मतलब होता है बहादुरी। तो इस चैप्टर में बिशन ने क्या बहादुरी करी उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। सुबह का समय था और जो पहाड़ों के पीछे से सूरज देख रहा था, झांक रहा था मतलब देख रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। जो 10 साल का बिशन था वो घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। तो कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी। जो कर्नल दत्ता की पत्नी थी वो पढ़ाई में उसकी हेल्प किया करती थी। तो फार्म में लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तो फार्म में लगे सेबों के बाग में कीटनाशक मतलब जो कीड़ों को मारने की दवा होती है, तो कीटनाशक दवा का क्या हो रहा था, वहां पर छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के मतलब सुबह, जल्दी सुबह काम शुरू हो जाता था। तो बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था। पगडंडी मतलब जहाँ पर पैदल यात्रा होती है उसे पगडंडी बोलते हैं। तो पगडंडी से वो सड़क की तरफ आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसको गोली चलने की आवाज उसके कानों में आई, लेकिन उसने इधर उधर देखा, उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वो थोड़ा 2-4 कदम आगे चला था, उसको फिर दोबारा से आवाज सुनाई दी वही गोली की। तो इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ चली थी। दूसरी बार जो सुनी आवाज उसने, एक नहीं 2-3 गोलियों की आवाज एक साथ आई। तो गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई थी। जो घाटी थी वो पूरी गूंज गई थी। वहां पर बहुत आवाज आ गई थी। पंछी घबरा गए थे। जो पंछी थे वो सारे डर गए थे और आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे थे। डर के कारण ये क्या हुआ, अचानक करके वो आसमान में आकाश में गोल गोल चक्कर काटने लगे थे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। ये बिशन है। तो ये सहम कर मतलब होता है डर कर, पेड़ों की आड़ मतलब ओट में छिपकर खड़ा हो गया था कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। बिशन को वहां से सीढ़ीनुमा खेत, सीढ़ी की तरह खेत जैसे सीढ़ियां होती हैं, और फलों के बाग, फलों के बगीचे थे वो साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। जो खेत में काम कर रहे थे वो सारे किसान उसको नजर आ रहे थे। वहां से फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। तो सुबह की हल्की धूप में जो खेत थे वो सुनहरे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि फसल तैयार थी तो सुनहरे दिखना था, तो दिखना ही था उनको, तो सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी, तभी एक गोली की आवाज आई। जैसे वो दिमाग में उसके यही चल रहा था कि वो गोली चलाई तो किसने चलाई, यही सोच रहा था। तो उसी समय एक आवाज और आ गई। तो एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। तो एकाएक मतलब अचानक से उसको गोली क्यों चली ये समझ में आ गया था, ये कारण। तो जब फसल पक जाती है, वो सोचा कि जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। जब जैसे ही गेहूं की फसल तैयार हो जाती है तो बहुत सारे जो तीतर होते हैं वो दाना चुगने के लिए आ जाते हैं। तो शिकारी इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। तो पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी वो वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। जब किसान अपनी फसल को काट रहे थे तो उनको कैसे मिले, मरे हुए भी मिले और जख्मी मतलब होता है घायल, जो इंजर्ड हो जाते हैं, ऐसे तीतर भी उनको मिले। और बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। तब वो सोचने लगा, बिशन 10 साल का ही बच्चा है वो, तब उसके दिमाग में इतनी समझ है कि वो सोच रहा है कि कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों को गोलियां चला रहे हैं, इसीलिए वो पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वो खेत के किनारे किनारे जाने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, इनको इसका एक गलती का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा सोच रहा था। लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए,
यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई, सर जैसे कुछ खिसक रहा हो, वहां पर कुछ सरक रहा हो, ऐसी सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा था। तो इतने में उसने देखा कि एक घायल तीतर जो जख्मी था, ऐसा तीतर गेहूं की बालियों के बीच में फंसा भी था और छटपटा रहा था, बहुत बेचैन था, वहां पर बहुत व्याकुल था वो, क्योंकि घायल था। तो बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। तो उसकी छटपटाहट को देखकर बिशन वहीं पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर तीतर जो था वो छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। जैसे ही उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो डर गया, तीतर जो था डर गया और छिटक कर मतलब बिदक कर खेत के अंदर चला गया। अब बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे। बिशन समझ गया था कि जो शिकारी है वो इस तीतर की खोज तो कर नहीं पाएंगे और घायल तीतर यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। जो ये जख्मी है, जो घायल है, ये तड़प तड़प कर बेचारा यहीं पर मर जाएगा। तो उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। उसने अपनी पहनी हुई स्वेटर उतार दी और मौका जैसे ही उसको अवसर मिला तो उसने तीतर पर स्वेटर को डाल दिया। अब तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। जो तीतर था वो स्वेटर में फंस गया था और इसी समय उसको बिशन ने जल्दी से पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ों की ओर भागने लगा। और उसने स्वेटर में उसको फंसा के अपने सीने से लगाया, अपनी छाती से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हैं। तो बिशन इतने तेज चल रहा था जैसे वो खुद पंछी हो, जैसे उसके पंख लग गए हों, तो इस तरह से वो दौड़ लगा रहा था। तो कर्नल, ये सारे तीतर हैं ये, तो कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाढ़। तो जो कर्नल दत्ता थे उनके घर के रास्ते में एक तरफ तो गेहूं की फसल तैयार हुई थी और दूसरी तरफ जो थे कटीले तार लगे हुए थे। तो चार दीवारी हुई थी मतलब। तो बिशन वैसे ही कटीले तारों की बाढ़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसीलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। तो शिकारियों के डर से वो छिप छिप कर चलने लगा। वो कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई। वो कुछ ही देर दूर चला था तो पीछे से भारी बड़ी जोरदार आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तो बहुत जोर से आवाज, भारी भरकम आवाज आई कि लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, बहुत चुपचाप चलता रहा। वो रुका नहीं और चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा, बड़ी जोर से रौबदार आवाज में उसने फिर चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल जो था वो तेजी से धड़कने लगा। बहुत डरा हुआ था तो उसको डर के कारण उसका दिल जो था बहुत धड़क रहा था, आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। जो उसको आवाज लगा रहे थे लड़के लड़के करके, उनका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी। बहुत बड़े जूतों की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। तो पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से से जोर जोर से चिल्ला रहा था। जो पीछे से उसके शिकारी आ रहा था वो जोर जोर से अपनी भारी आवाज में वो चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता, मैं तेरे को देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा के नहीं ले जा सकता है, करके उससे बिशन से बोल रहे थे ऐसा। तो बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई देता, इसलिए उसने खेतों के छोटे से रास्ते से जाना तय किया। बड़ी मुश्किल से उनसे अपनी जान बचाकर और तीतर की जान बचाकर उसको निकलना हो रहा था। तो खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। जो खेत के आगे आगे थे रास्ते रास्ते थे, कांटे ही कांटे के रास्तों में झाड़ियां थी। तो बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। तो अपने घुटने टेक कर चलने लगा ताकि उसे शिकारी देख न ले। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई थी। तो इतनी सावधानी से चलने के बाद भी उसके जो हाथ पैर थे वो कांटों से छिल गए थे, खरोंचें उभर आई थी, खरोंचें दिखने लग गई थी। तो खरोंचों से खून भी निकलने लगा था। तो उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई थी, क्योंकि कटीले तार थे इसलिए आस्तीन भी फट गई थी। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ की डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब है। उसको डर तो था कि उसकी माँ उसको डांटेगी कि कमीज फाड़ के ला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मन में संतुष्टि भी थी कि अभी तक जो तीतर है उसकी जान बचाने में मैं सफल रहा हूँ, मैं कामयाब रहा हूँ। लेकिन
झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसी पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी थी। तो उस कोने में क्या था, ज्यादा घास थी और ओस के कारण वहां फिसलने वाला हुआ था। तो बिशन थक कर वहीं एक किनारे पर बैठ गया। बिशन थक कर हार कर जैसा थका हारा वहां पर बैठ गया। अभी तक बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट, जैसे वो बैठा ही था उसे पाँव से फिर आवाज सुनाई दी। आहट सुनते ही, उस आवाज को सुनते ही उठकर दौड़ पड़ा। वो फिर से आवाज सुनी उसने, उसका पीछा कर रहे थे शिकारी। तो जैसे ही उसने आवाज सुनी तो दौड़ लगा दी और दौड़ते दौड़ते आधी पहाड़ी पार कर चुका था। तो उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे, मतलब बहुत ज्यादा भीग गए थे। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर के पिछवाड़े पर पहुंच गया। उसके मतलब उनके फार्म हाउस के पीछे पहुंच गया। तो पिछवाड़े दरवाजा खुला था, पीछे का दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया, एक ताड़ का पेड़ था वहां पर, उसका सहारा लिया, मतलब उसका आश्रय लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाया हुआ था। तो फार्म हाउस में खामोशी थी, बहुत चुपचाप माहौल था। पर हल्ला गुल्ला कुछ नहीं, बिल्कुल खामोशी का माहौल था। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी और मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी। दड़बा मतलब जहां पर मुर्गियों को रहने का जो स्थान है उसका, उसको दड़बे बोलते हैं। तो अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। तो अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। तो अचानक जो कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता था, तो वो जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। किसी अजनबी मतलब जिसे हम जानते नहीं है, जिसे हम पहचानते नहीं है, अजनबी जिसको कभी देखा नहीं है, तो उसी को देखकर भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। उसने इधर उधर झांक कर देखा कि कहीं तीतर को वो अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था, उसी में एक टूटी हुई टोकरी बिशन को दिखाई दी। उस कबाड़ में एक टूटी टोकरी बिशन को नजर आई। तो ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। उसने तीतर को उस टोकरी में रखा और स्वेटर से उसे ढक दिया। तो घायल तीतर घबराया हुआ था, जो घायल तीतर था वो बेचारा घबराया हुआ था, डरा हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। और तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए। वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, वो शिकारियों के सामने आना नहीं चाहता था। इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। उसने सोचा कि छत पर चढ़कर बैठ जाऊं, और बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस सेट की ढलुआ छत से, मतलब एक तरफ से जो छत होती है ढलुआ छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। तो बिशन लकड़ी के खंबे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। तो खिसकते खिसकते वो कहाँ पहुंचा, छत पर जा पहुंचा। और खपरेल की ढलावदार छत थी, मिट्टी के जो टाइल होते हैं वो ढलावदार छत थी, इसीलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे। चिमनी के पीछे वो बैठ गया, चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी को वहां से नजर ना आए। लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख रहा था, देख सके, लेकिन वो सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था, बहुत ज्यादा भौंक रहा था। किसी अजनबी को देखकर हर कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो भी बहुत भौंक रहा था। तो कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े होकर उछल उछल कर भौंकने लगा, कुछ ज्यादा ही, क्योंकि अजनबी लोग थे तो वो ज्यादा ही भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन? रौबदार मतलब होता है प्रभावशाली, जिसका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, जिसकी आवाज दमदार होती है। तो रौबदार आवाज से पूछा, कौन कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? तो उनसे कर्नल साहब प्रश्न करते हैं कि यहाँ किस लिए आए हो? साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों ने गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। तो उत्तर देते हैं कि हमारे पास जो है लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है, जो उस गांव का सरपंच था माधो सिंह, उसका परिचय दिया उन्होंने कि वो भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा कि तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो?
जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। और अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ छिपा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। तो हम तीतर तो कभी कभी शिकार कर लेते हैं, लेकिन अभी अभी एक लड़का आपके घर में आया है हमारा शिकार लेके, तीतर को लेकर यहाँ छिपा है वो, हम उसी की खोज में यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? तो कर्नल साहब ने उनसे प्रश्न पूछते हैं, तुम जो इतने तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। तो सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। तो दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए, उसकी खोज कर दीजिए, वो कहाँ है? वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से में कहा। कर्नल साहब जो थे वो नाराज थे और गुस्से में कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। तो तुम कैसे हो तुम लोग? तुम ये गलत कर रहे हो, तड़प तड़प के तीतरों को छोड़ जाते हो यहाँ तड़पने के लिए और कुछ को मार जाते हो, और ढेरों यहाँ मरे हुए भी हमें मिलते हैं, ऐसा कर्नल साहब ने उन शिकारियों से कहा। तो कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए, थोड़ा डर से गए थे वो, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। उन्हें आशा नहीं थी कि इस तरह से कर्नल उन्हें डांट फटकार कर देंगे। तो कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं हो, खड़े क्यों हो? तो उनको खूब डांट दिया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ कोई तीतर नहीं है, तो इस तरह मारना नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो बिसन चिमनी के पीछे से सब देख रहा था और सुन रहा था। वो दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। गुलाबचंद जो वहाँ काम करता था, तो कर्नल दत्ता ने उससे दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिसन छप्पर की शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, वह यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। तो मालकिन को पुकारने लगता है कि जल्दी आइए, ये घायल है, इसको जरा देख दीजिए करके वो बिसन 10 साल का बच्चा ऐसा कहने लगा। तो बिसन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी थी, अगर मैं न लाता तो ये मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिसन ने कहा कि मैं इसको पालूंगा बाबूजी। तो कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा और उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। अब वो उड़ने में सफल हो सके या न हो सके उनको इसकी जानकारी नहीं थी। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। उन्होंने दवाइयों का बक्सा मंगाया। बिसन दौड़कर बक्सा ले आया और कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, जो उसके पैर में घाव हो रहा था उसको सफाई की उसकी, फिर दवाई लगा दी और पंख को लपेट कर टेप लगा दिया। जो पंख टूटा हुआ था उसको लपेट कर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिसन से कहा, बिसन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। गेंदे के पत्तों का रस बहुत ही दवाई के काम आता है, अगर तुम इसको दिन में 2-3 बार पिला दोगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली। तब तक बहूजी जो मालकिन थी वह एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया ही खिलाना बिसन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तो बिसन से कहने लगी कि इसको रोज दलिया ही खिलाना बिसन, ये जो तीतर होता है वो दलिया बहुत पसंद करता है। तब तो तब तो यह बिसन के पीछे पीछे घूमता ही रहेगा। कर्नल साहब ने हंसते हुए कहा कि अगर ये दलिया खिलाने लगेगा तो इसी के पीछे पीछे घूमेगा तीतर। अच्छा बिसन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। तो मालकिन थी, उसने पूछा। बिसन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वक क्वक क्वक। तो कर्नल दत्ता ठाका मारकर हंस पड़े। तो बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी और बिसन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। तो ये लिखा हुआ है ये प्रतिभा नाथ ने। प्रतिभा नाथ इसकी राइटर हैं और ये मालकिन है बहूजी, और ये कर्नल दत्ता, और ये बिसन, और यहाँ पर तीतर। तो
हमें भी पक्षियों को ऐसे मारना नहीं चाहिए, किशन की तरह बहादुरी से काम करना चाहिए। तो बचाने वाला सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा कहा गया है। तो इसकी क्वेश्चन आंसर हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।